नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। मैं हूं विकास शर्मा। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज हम बात करेंगे कि कैसे हाईकोर्ट के फैसले के बाद नोएडा के पतवाड़ी गांव का चिन्ह एक बार फिर से बाहर आ गया। साथ ही कैसे रियल एस्टेट में आ रही नेगेटिव खबरों की वजह से प्रॉपर्टी बाजार में बायर्स के नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे कुछ बिल्डर्स रजिस्ट्रार के साथ मिलकर अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को रजिस्टर ही, साथ ही कैसे रियल एस्टेट में आ रही नेगेटिव खबरों की वजह से प्रॉपर्टी बाजार में बायर्स के नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि कैसे कुछ बिल्डर्स रजिस्ट्रार के साथ मिलकर अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन को रजिस्टर ही नहीं होने दे रहे हैं। इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी भी मौजूद रहेंगे। शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की। हाईकोर्ट ने नोएडा के पतवाड़ी गांव के पक्ष में एक फैसला देते हुए किसानों को उनकी जमीन जल्द से जल्द वापस लौटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने इन्वेस्टर्स के रुपयों को भी नए ब्याज लौटाने को कहा है, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से बायर से सख्ते में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। फिर बाहर निकला पतवाड़ी का जिन्न। हाईकोर्ट ने चलाया नोएडा अथॉरिटी पर हंटर। वापस मिलेगी किसानों को उनकी जमीन। बायर्स का क्या होगा? ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पतवाड़ी गांव का चिन्ह एक बार फिर बाहर निकल आया है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई में आदेश देते हुए प्राधिकरण को 30 दिन के भीतर किसानों की जमीन और बिल्डरों को निवेशकों का पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के गांव पतवारी के किसान श्रीमती किरण व अन्य की याचिका पे माननीय उच्च न्यायालय ने अथॉरिटी को आदेश दिया था कि प्राधिकरण की जमीन का लीज बैक कर दिया जाए। प्राधिकरण के वकील ने भी माननीय उच्च न्यायालय में यह स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 महीने के अंदर प्रार्थी को जमीन वापस कर देंगे। एक तरफ तो माननीय न्यायालय में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 2 माह में जमीन वापस कर देंगे, और दूसरी तरफ वही जमीन प्राधिकरण द्वारा एक बिल्डर को बेच दी गई और बिल्डर उस पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया और उसके फ्लैट्स में बेचने शुरू कर दिए। एक बार फिर से यही सवाल उठ खड़ा हुआ है। किसानों की लड़ाई और बिल्डरों और अथॉरिटी के इस झमेले में सबसे ज्यादा परेशान तो बायर्स ही हो रहे हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से बायर सख्ते में है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही नोएडा अथॉरिटी को कोर्ट की अवमानना के 3 नोटिस मिल चुके हैं। डिजाइन आर्क और जेपी वेस्ट टाउन के मामले नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही के ताजा उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार नोटिस मिलने के बावजूद भी क्यों अथॉरिटी अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। पतवाड़ी गांव की 589 हेक्टेयर जमीन पर करीब 1 दर्जन बिल्डरों के 21 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें बनने वाले फ्लैटों में 21,000 से ज्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। इसके साथ ही सेक्टर 2 और सेक्टर 3 में प्राधिकरण के ही 1,000 से ज्यादा मकान और प्लॉट फंसे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट के करीब 50,000 फ्लैट्स कोर्ट का फैसला आने के बाद संकट में आ गए हैं। हालांकि खबर किसानों के लिए अच्छी है, लेकिन सवाल यह है कि उन बायर्स का क्या होगा जिन्होंने इन प्रोजेक्ट में निवेश किया था। क्या बायर्स को उतने ही दामों में कहीं और आशियाना मिल पाएगा? क्या अथॉरिटी और बिल्डर्स के खालमेल में बायर्स को जो परेशानी हुई है उसकी भरपाई हो पाएगी? प्रॉपर्टी एक्सपर्ट समाचार प्लस। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और ये भी पूछेंगे कि किस तरह से अथॉरिटी की लापरवाही सामने आई, मिली भगत सामने आई। सवाल ये भी उठता है कि किस तरह से हाईकोर्ट के ऊपर ये अथॉरिटी और बिल्डर पहुंच चुके हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले में, पतवाड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने हंटर तो चला दिया है, जमीन वापस देने को भी कहा, ब्याज सहित भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बायर्स का क्या होगा? देखिए, इसमें अलग अलग किस्म के मुद्दे हैं जी। 3 बार हाई कोर्ट के ऑर्डर की इन्होंने कंटेम्प्ट करा है। क्या हमारे न्यायपालिका इतनी सुस्त है कि अथॉरिटी के अगेंस्ट एफआईआर नहीं लॉन्च करा सकती? इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। अथॉरिटी हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर की परवाह नहीं कर रही है। 21,000 हमारे बायर्स हैं, उनका पैसा दांव पे लगा, मेहनत की कमाई है, और किसी तरीके से अथॉरिटी या तो किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इन्वेस्टर से अन्याय कर रही है। उससे बड़ी चीज है हमारी न्यायपालिका पर उसको अवहेलना करके वो अपने आप में क्या साबित करना चाहती है अथॉरिटी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। इनके लिए तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो कानून में, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए
और अथॉरिटी के अफसरों को जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं जगा के, और जो इन्वेस्टर है उनके पैसे का हित में एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट को सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई बनती है कानून के तहत वो करने, और बिल्डरों ने काम कर रखा है और किसानों के जो बिल्डरों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है उनका सब कुछ अधर में लगा हुआ है कि कानून की उनको जमीन वापस करनी है, किसानों को जमीन वापस मिलेगी तो आपको इन्वेस्टर उनको मकान कैसे मिलेंगे। इस वक्त जो मल्टीपल कंफ्यूजन्स हैं अथॉरिटी के देखिए, डेवलपर के देखिए, किसानों के देखिए, इन्वेस्टर के देखिए, इन सबको कानून के दायरे में मेरा ऐसा सुझाव है हमारे मुख्यमंत्री को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो कानून के जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए और इस चीज को रिजॉल्व करे, आउट ऑफ द कोर्ट बैठ के इसे जल्दी से जल्दी करे। नहीं तो जो इस वक्त किसान लोग और जो इन्वेस्टर में भयभीत हुए हैं उनको गवर्नमेंट की रिलायबिलिटी में डाउट हो रहा है और उसके ऊपर प्रेशर उठाए। जब गवर्नमेंट ही इफेक्टिव नहीं रहेगी ऐसी न्यायपालिका का कोई फायदा नहीं। तो नोएडा अथॉरिटी अपने आप में गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो अगर लापरवाही बरतेगी तो हम कैसे उम्मीद रखें बिल्डर लॉबी में एक डिसिप्लिन और भय कानून की रिस्पेक्ट आएगी। जी शरद जी, ये सवाल तो उठता ही है क्योंकि जब जमीन वापस की बात हाईकोर्ट ने की, हंटर चलाया तो वहां बिल्डर को जमीन बेच दी गई, फ्लैट बेच दिए गए। लेकिन शरद जी, बायर्स के नजरिए से एक सवाल है कि अब उन्हें पैसा अगर मिल भी जाता है तो जो फ्लैट्स की कीमतें हैं जब उन्होंने बुक कराया तब से बहुत आसमान तक पहुंच चुकी उसकी कीमतें, तो ये मुश्किल तो उनके सामने आएगी ना। नहीं देखिए, ये दिक्कत गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जिसकी लैंड अगर किसानों को हमें वापस करनी पड़ती है तो गवर्नमेंट बिल्डर को उसी प्राइस पे अल्टरनेटिव लैंड दे सकती है जिससे बिल्डर इन्वेस्टर के पैसे को सुरक्षित करा जा सके। 21,000 जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको पैसा लौटा देना, जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा है, जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने अपने घर की संपत्ति सोना बेच के इन्वेस्ट कर रखा है, जो अपने भविष्य के सपने लेके बैठे हुए हैं, उनको तो इस तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट धोखा नहीं दे सकती। गवर्नमेंट का जो विश्वास अपने आप में खराब होता जा रहा है और गवर्नमेंट को इसे बहुत सीरियसली इस मुद्दे को रिजॉल्व करना चाहिए। कोर्ट की जो भी जजमेंट आ गई है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करे, कमेटी बनाए, उससे किसानों के भी लोग कुछ रिप्रेजेंट करें, अथॉरिटी के भी करें, कुछ लीगल सलाहकार बैठे, इन्वेस्टर के लोग बैठे, इन सबको बैठ के रिजॉल्व करा जा सकता है। ये इतनी बड़ी सरकार के लिए समस्या नहीं है और केंद्र से भी मदद ली जा सकती है, इसको कैसे रिजॉल्व करा जाए। बिल्कुल ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। शरद जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए, जाहिर तौर पर बायर्स के सामने एक मुसीबत है, भय का माहौल जरूर है, लेकिन प्रॉपर्टी बाजार में पिछले कई दिनों से जो लगातार खबरें आ रही, नेगेटिव खबरें, उससे बायर्स परेशान है और उनके सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो रहे हैं। इससे इस सेक्टर से जुड़े लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है और किस तरह का यह नुकसान इस सेक्टर के लिए भी इस रिपोर्ट में देखिए। रियल एस्टेट बाजार में पिछले 6 महीनों से कुछ मंथन चल रहा है और 2014 की पहली छमाही कुछ डेवलपर्स के लिए आशाजनक नहीं रही। इस बात की गवाही बाजार में चलती मंदी है। ये बात एक सर्वे में सामने आई है। रियल एस्टेट परियोजनाओं के कई प्रोजेक्टों में देरी और कई नए प्रोजेक्ट जो बिकने के लिए तैयार हैं सुस्त पड़े हैं। हालांकि रियल एस्टेट की कीमतें गिरने से नए प्रोजेक्टों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। मुंबई और नोएडा में सभी ब्लॉक महानगरों से ज्यादा प्रोजेक्ट तैयार हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं। ये सर्वेक्षण नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में आयोजित किया गया। रियल एस्टेट कारोबार में एनसीआर में पिछले साल 2013 से तुलना करने पर 2014 की पहली छमाही में नए प्रोजेक्ट में 50%, बिक्री मामले में 22% की गिरावट आई। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी बाजार की ऊंची कीमतों के चलते आय स्तर में ठहराव आया है, क्योंकि 40% प्रोजेक्ट जो निर्माणाधीन है सुस्त मार्केट के चलते अधर में लटके हैं, क्योंकि बायर्स का आत्मविश्वास प्रॉपर्टी खरीदने में कम हो रहा है। हालांकि सर्वे में सामने आया है कि इसके बावजूद 49% बायर्स प्रॉपर्टी खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि आने वाले दिनों में रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आएगी। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। शरद बंसल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद बंसल जी, जिस तरह की उम्मीद थी बजट से भी और ये
कयास लग रहे थे कि एक ऑक्सीजन मिल चुकी है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं ये बहुत दिक्कत करने वाले हैं इस सेक्टर को, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं ऐसे फैसले आते हैं जिससे बायर्स भी परेशान होते हैं, उनके मन में डर भी पैदा होता है। देखिए, इस वक्त जो रियल एस्टेट मार्केट है जी, इसमें पिछले 6 महीने नहीं कहूंगा, 1 साल से निराशा का माहौल चल रहा है। कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हुए डरता, बिल्डर को प्रोजेक्ट को लाते हुए डरता। जी, पिछले आंकड़े अगर हम देखें, इन्वेस्टर की और बिल्डर के नए प्रोजेक्ट लाने की रेशो में बहुत गिरावट आई है। इसका कारण ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट की नियत जी और नीति दोनों में ही दोष रहा है, जिसकी वजह से बिल्डर प्रोजेक्ट लेते हुए डरता है। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, जो लैंड को एक्वायर करने की पॉलिसीज अभी क्लियर नहीं है जी, ये एफआईआर को लेकर विवाद हो जाता है। बहुत से प्रोजेक्ट मैं देखता हूं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेस पे आ रहे हैं जिनमें एफआईआर का डिस्प्यूट चल रहा है जी, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के आदेश ऐसे आ जाते हैं कि आपने कुछ फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिए। जब तक ये पॉलिसीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और जब तक एक इन्वेस्टर को विश्वास नहीं जागेगा कि जो हम गवर्नमेंट के या बिल्डर के जिनको भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एक शंका का कोई गुंजाइश नहीं होगी। आज लैंड के प्रश्न चिन्ह उठ जाता है पूरी इन्वेस्टमेंट के बाद, एफआईआर का प्रश्न उठ जाता है। जब इन दोनों के गवर्नमेंट की पॉलिसी जब तक क्लियर नहीं होगी, मैं समझता हूं जो अथॉरिटीज है इनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। अब इस चीज को देखते हैं कि जब हम विकास और विस्तार दोनों को साथ साथ देखते हैं, हम अपने विस्तार तो करे, एक्सटेंशन में विस्तार तो करे जा रहे हैं, एनसीआर का, दिल्ली का, नोएडा का, सबका, लेकिन विकास में हमारी जो नीति है पुराने समय में ठीक नहीं रही है। और अभी भी जो नई सरकार है इतनी उम्मीदों से लदी, लोगों की इतनी उम्मीदें हैं इनसे, इनको समय लगेगा समझने में। रियल एस्टेट मार्केट को भी आने में समय लगेगा, को सुधरने में समय लगेगा। जो पिछले 6 महीने 1 साल से नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए हैं, और मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई है और जैसे भी कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है और आने वाले 6 महीने में मैं समझता हूँ पुरानी कमियों को भी सुधार लिया जाएगा। बिल्कुल, इस निराशा के माहौल से ऊपर उठने की जरूरत है और जाहिर तौर पर जिस तरह से जो मिली भगत भी रही है अथॉरिटी बिल्डर के और उसके जरिए अदालत में मामले भी पहुंचे हैं और अदालत ने जिस तरह के आदेश दिए हैं उससे भी बिल्डरों के मन में जरूर सवाल था, लेकिन बायर से उससे आशंकित जरूर दिखे और इस वजह से निराशा का माहौल फिलहाल बना हुआ और एक पारदर्शिता लाने की जरूरत होगी। आप हमारे साथ लगातार शरद बंसल जी बने हुए, यार के छोटे से ब्रेक ले और ब्रेक के बाद किस तरह से बिल्डर्स बायर से मनमानी रकम वसूलते हैं वो उस खबर पर भी हम जाएंगे और ये बताएंगे भी कि इसे कैसे रोका जा सकता है। पोजीशन दे दिया जाता है बिल्डर की तरफ से जब बायर्स को, और उसके बाद जिस तरह से ऑनर्स एसोसिएशन को लेकर के बिल्डर्स मनमानी करते हैं और जो मनमानी तरीके से वसूलते हैं पैसा, इससे बायर्स भी हलकान है, परेशान है। उसकी एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे क्योंकि इस पूरे मामले में भी अदालत ने संज्ञान में लिया है। सामने आया बिल्डर्स का एक और सच, बायर्स के साथ कर रहे हैं हेराफेरी। पूरे मामले में भी अदालत ने संज्ञान में लिया है। सामने आया बिल्डर्स का एक और सच, बायर्स के साथ कर रहे हैं हेराफेरी। मेंटेनेंस के नाम पर वसूल रहे हैं मनचाही रकम। फिर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का नाटक क्यों? यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के तहत एक नियम बनाया गया था जिसके मुताबिक हर रेजिडेंशियल सोसाइटी की एक एसोसिएशन होगी जो सोसाइटी के मेंटेनेंस का जिम्मा संभाली। नियम के मुताबिक सोसाइटी के बनने के बाद 1 साल तक बिल्डिंग के रखरखाव का जिम्मा बिल्डर का होगा। 1 साल बाद अगर सोसाइटी में 33% लोग रहना शुरू करते हैं तो बिल्डर चुनाव या सर्वसम्मति से सोसाइटी के लोगों की तरफ से चुने गए प्रतिनिधि को बिल्डिंग का प्रभार सौंप देगा जो मेंटेनेंस का काम देखेगा और वो प्रतिनिधि रजिस्ट्रार के यहाँ सोसाइटी को रजिस्टर कराएगा, जिसके बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 1.5 रुपया प्रति स्क्वायर फीट मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर देना होगा। अगर किसी वजह से बिल्डिंग में 33% से कम लोग रहते हैं या एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं हो पाती है तो बिल्डर ही बिल्डिंग का रखरखाव देखेगा, लेकिन 1 साल बाद वो उसकी कीमत वसूलेगा।
लेकिन मामला सामने आया है कि बिल्डर रजिस्ट्रार से मिली भगत कर एसोसिएशन को रजिस्टर्ड ही नहीं होने देते हैं और सोसाइटी के मेंबर से मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति स्क्वायर फीट वसूलते हैं। यानी बिल्डर्स बायर्स की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। एज पर अपार्टमेंट एक्ट जो 2010 में लागू हुआ है यूपी में, उसमें ये कहा गया है कि 33% रेजिडेंट मिलकर अपना एसोसिएशन का फॉर्म कर सकते हैं और एसोसिएशन फॉर्म होने के बाद आप उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोसीड करें। ये सेम प्रोसेस यहाँ पे लोग हर इंडिविजुअल सोसाइटी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है कि जब डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अपार्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाना होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी सोसाइटी कानूनी रूप से वैध है वहाँ पे रहने के लिए। रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड इसको रजिस्टर करने में आनाकानी करते हैं, जिसमें बिल्डरों की मिली भगत होती है। बिल्डरों के दबाव के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। एओए का एक फेडरेशन भी बना था, जिसका भी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार नहीं कर रहा था। इसके चलते फेडरेशन ऑफ एओए ने एक अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है, जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर फेडरेशन का रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। साथ ही पूरे मामले में जितने भी एओए का रजिस्ट्रेशन हुआ है और जितने भी पेंडिंग हैं, उन सभी की डिटेल लेकर 21 अगस्त को हाजिर होना है। रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड को खुद हाजिर होने का आदेश दिया गया है। ये फैसला परसों ही आया है, कल ही इनफैक्ट वेबसाइट पे आया और हम लोगों को मिला है। एक एसोसिएशन के लिए, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के लिए काफी बड़ा फैसला है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से ज्यादा से इस काम के लिए जूझ रहे थे और एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराना इतना जरूरी होता है, इतना आवश्यक होता है किसी भी अपार्टमेंट के लिए, क्योंकि एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन के बाद ही बिल्डर अपनी बिल्डिंग को एसोसिएशन को हैंड ओवर करता है। जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो ऐतिहासिक है और सराहनीय है। हम लोग, हमारे बगल में और भी कई सोसाइटीज हैं, जैसे एक्जोटिका एलिगेंस है, डिजायर रेजिडेंसी है, क्रॉसिंग में है, गौर संस्की है, इसमें कई इवन अहिंसा खंटू में गौर वेलेरियो है। इन लोगों का विगत 1 वर्षों से एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो लंबित है। बिल्डर की मनमानी और रजिस्ट्रार की मिली भगत का नतीजा सीधे बायर्स भुगतते हैं और लोगों की जेब पर टाका डालते हैं। हाईकोर्ट के सख्त रवैये के बाद ऐसा लग रहा है कि मनमानी पर ब्रेक लग पाएगा, लेकिन जरूरत है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिले, जिससे बायर्स को धोखा देने की कोई हिमाकत न कर सके। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शरद बंसल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद बंसल जी, हाईकोर्ट का ये फैसला है, जाहिर तौर पर कई मायनों में बेहद अहम है। क्या आपको लगता है कि अब बिल्डर्स मनमानी नहीं कर पाएंगे? रजिस्ट्रार को लेकर भी एक नोटिस भेजा है मानना का। देखो, बिल्डर एक प्रॉपर्टी को बेचने के बाद अब जो प्रॉफिट कमाने के बाद भी अपना कमाई का जरिया बना के रखना चाहता है, उसकी किसी तरीके से नीयत साफ नहीं होती, जिससे मेंटेनेंस के आड़ में वो पैसे चार्ज करते हैं। पहली चीज तो बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने से पहले उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट से ऑक्यूपेंसी होती है, लॉफुल ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। जैसे ही 1/3 ऑक्यूपेंसी हो जाती है, उसके तुरंत बाद वो बिल्डर बायर्स की एक एसोसिएशन बनाने के लिए उसको प्रोसेस में लाना पड़ेगा। और बिल्डर इस चीज को अवॉइड करते हैं कि कोई बायर एसोसिएशन न बन पाए और 1/3 पोजीशन देने से पहले इस विवाद को खड़ा कर देते हैं, कोई ना कोई अड़चने लगा के। और जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, जो इनके बायर एसोसिएशन को या फ्लैट ओनर्स की बॉडी को रजिस्टर्ड करती है, उसको भी अपने इन्फ्लुएंस से रोकती है कि इनको रजिस्टर्ड मत होने दें। उसका हिडन रूप से क्या चीज होती है, जो जस्टिफाइड तरीका है 1.5 रुपए पर स्क्वायर फीट से, वो 3, 4, 5 रुपए तक वो मेंटेनेंस लेते हैं और अलॉटीज को ब्लैकमेल करते हैं। जब एक मेंटेनेंस पीरियड अलॉटमेंट के 1 साल बाद तक ये एक बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट से मेंटेन करेगा, और उसके तुरंत बाद वो एक अपनी जो एसोसिएशन बिल्डर फ्लैट ओनर एसोसिएशन बने उनको हैंड ओवर कर देगा। पहले तो रजिस्टर्ड नहीं होने देते, रजिस्टर हो जाएगी, उनको हैंड ओवर नहीं करेंगे, हैंड ओवर करेंगे तो अनावश्यक पैसे लेते रहेंगे। और मैंने ये भी देखा है, खुद मैं काफी सोसाइटीज में इसमें गया हूं कि अपने मनमाने तरीके से जो अलॉटेड फ्लैट है, जो खाली, जैसे आपने फिजिकल पोजीशन दे दिया, बिल्डर अपने उसमें ऑफिस चला रहे हैं, उनके स्टाफ के लोग रह रहे हैं और मेंटेनेंस वो चार्ज करते हैं अलॉटेड से। इस तरीके का जो इसे अनऑथराइज तरीका पैसा बटोरने का है, बिल्डर से बंद करना नहीं चाहता। उसे अपने फ्लैट बनाने की जो कीमत मिल गई है, उसके बाद भी अर्निंग उसे किसी न किसी तरीके से हिडन चार्जेस, मेंटेनेंस का नाम ले या क्लब का नाम ले या और
अनाप शनाप तरीकों से कोई नए नए तरीके निकाल लेते हैं कि एलओटी से पैसा कैसे ऐंठा जाए। जी शरद बंसल जी, लेकिन बायर्स क्या करें? उनके सामने तो मुश्किल है, रजिस्ट्रार वो रजिस्टर नहीं करता है, बिल्डर अपनी मनमानी करता है, वो 3-4 रुपए प्रति स्क्वायर फीट देने को तैयार है, मजबूरी है, तो उनके सामने रास्ता क्या है? तो बायर्स के लिए तो बड़ा कंज्यूमर कोर्ट में जाए, उसको सब चीजें डिफाइंड है लॉ में। अगर बिल्डर कोई ऐसी गलत काम करता है, हम अवॉइड कर देते हैं कि 1 रुपये फुट एक्स्ट्रा ले रहा है, 2 रुपये फुट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास समय नहीं है। अगर आप अपने पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आपके पास समय नहीं है तो ये शिकायतें तो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर शिकायत है तो जो फेडरेशन बनी हुई है और इसके लिए जो आरटीआई में इसका प्रोविजन है, और बिल्डर को भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं अथॉरिटीज में, इन्होंने कंप्लीशन नहीं लिया है और अलॉटमेंट शुरू कर दिया है, या इन्होंने हमसे मेंटेनेंस पीरियड का जो 1 साल का मेंटेनेंस पीरियड है उस पीरियड में हमसे मेंटेनेंस चार्जेस कर रहे हैं। इसके लिए शिकायत का रास्ते खुले हुए हैं। अगर हम शिकायत नहीं करेंगे तो बिल्डर तो हमारे इसके कमजोरी का फायदा उठाएगा। जी, लेकिन शरद बंसल जी, ये सब कुछ तो ठीक है, बात कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ना कोई एक अड़ंगा डाल दिया जाता है, तकनीकी तौर पर दिक्कत पैदा करती जाती है, तो रजिस्ट्रार भी मना कर देता है रजिस्टर करने से, बिल्डर अपनी बात कहता है, फिर तो बायर फंस जाता है। तो बिल्डर के ऊपर दबाव डालने के लिए जी जो हमारी इसके एसोसिएशन रजिस्टर कराई है फ्लैट ओनर्स की, और हमारे पास इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट है, हमारे अधिकारियों की सुरक्षा करती है, उसमें शिकायत करें। अगर शिकायत के ऊपर भी नहीं तो हम फिर कोर्ट में जा सकते हैं कि कोर्ट की डायरेक्शन से मेंटेनेंस पीरियड डिसाइड हुआ, कोर्ट की डायरेक्शन से उसका मेंटेनेंस का जो पर मंथ पर स्क्वायर फीट फिक्स हुआ, तो बिल्डर अपने वो इस तरीके की बदमाशी नहीं कर सकता। अथॉरिटीज है, कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट है, हर जगह आपकी सुनवाई होती है, आप कोशिश करें, आपको आपका हक मिलेगा। जी, बायर्स को सचेत रहना होगा, बिल्डर्स के इस काले सच को जानना भी होगा और कदम भी उठाना होगा, इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शरद बंसल जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को लेकर के हमने तमाम मसलों पर चर्चा की, और सबसे बड़ी दिक्कत यह कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी आपको बिल्डर की मनमानी से बच सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आज के लिए इतना ही।